बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। आज के स्पोर्ट्स वन में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच जो आज मुल्तान में शुरू हुआ। पहले रोज़ के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 107 रन बना लिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 281 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इसमें जो शानदार परफॉर्मेंस है वो अबरार अहमद की है, जिन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और उसको यादगार बनाने में कामयाब हुए। 114 रन उन्होंने दिए 22 ओवर्स में और 7 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद मिस्ट्री बॉलर हैं, जिसको आप कह सकते हैं टेप बॉल में जो फिंगर बॉलर होता है उस तरह का बॉलर है ये। पाकिस्तान में इस तर्ज का बॉलर ये पहली मरतबा इंटरनेशनल सतह पे हमें नज़र आया है। अबरार के हवाले से मैं आपको बताऊं, अबरार ने जो शुरू किया था अपना करियर वो टेप टेनिस से ही खेला करते थे और जहांगीर रोड का जो इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ कराची का, वहाँ ये रिहाइश पजीर हैं। लाइन्स एरिया क्लब जो जोन 3 में आता है वहाँ से फिर इन्होंने खेलना शुरू किया। इनके कोचेज़ में सज्जाद हैं और उसके अलावा सरवत साहब का नाम आता है जो इनके कोचेज़ हैं, शकील सज्जाद और सरवत। उसके बाद इनको जो देखा था वो मोहम्मद मसरूर ने देखा था, जो पाकिस्तान की जूनियर सतह पर कोचिंग में एक बड़ा नाम है। वो इनको लेकर गए राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी कराची में और वहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनका सफ़र शुरू हुआ। अंडर 19 भी खेले, अंडर 16 भी खेले, उसके बाद फिर कराची किंग्स में आए, फिर अब ज़ल्मी में होते हैं। तो इनका सफ़र है अच्छा और अभी इस कायज़म ट्रॉफ़ी के बहुत मायनाज ये बॉलर रहे थे और इससे पहले सेकंड 11 में इन्होंने खेला था तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ भी रही थी। तो मिस्ट्री स्पिनर हैं, इसलिए इनको पिक करना ज़रा मुश्किल था। आज देखा ये इंग्लैंड के बॉलर्स, इंग्लैंड के बैटर्स इनको इतना आसानी से पिक नहीं कर पाए। तो अबरार का शानदार डेब्यू, 7 विकटें इन्होंने ली हैं पहली इनिंग्स में और 11 विकटों का जो रिकॉर्ड है मोहम्मद जाहिद का, उस पर इनकी नज़र है। उम्मीद है कि दूसरी इनिंग में ये खेल पाएंगे और तोड़ पाएंगे उसका रिकॉर्ड भी। तो ये था टेस्ट मैच का पहला दिन। आज पहला दिन ख़त्म हुआ है, तो इस पे जब टेस्ट मैच ख़त्म होगा तो हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें डिटेल से हम बात करेंगे। तो टेस्ट क्रिकेट की बात तो यहाँ तक रही। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ, हम जाएंगे थाईलैंड। थाईलैंड में हुआ बॉडी बिल्डिंग का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि थाईलैंड हमसे आगे है वक्त के एतबार से, तो वहाँ रात गए मुकाबले शुरू होंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो 7 खिलाड़ी शरीक हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। वेट कैटेगरी होती है बॉडी बिल्डिंग में, तो वेट कैटेगरी के हिसाब से खिलाड़ियों को कैटेगराइज तो कर दिया, लेकिन उनके मुकाबले अभी होने हैं। पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग की ये जो टीम है ये है, इसकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं सुहेल अनवर। ये सुहेल अनवर की बॉडी बिल्डिंग टीम है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा धड़े बने हुए हैं। इनके सदर जो हैं कुंवर मुइज़ खान साहब हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। तो ये इनके तवस्सुस से गई है। इससे पहले एशियन चैम्पियनशिप खेली थी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था वहाँ, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज़ तीनों मेडल हासिल किए थे जब मालदीव्स में खेली थी पाकिस्तान की ये बॉडी बिल्डिंग टीम। तो आज जब मुकाबले ख़त्म होंगे तो रात गए तक पाकिस्तान के मुताबिक, वक्त के मुताबिक नतीजा आएगा, तो इसको भी हम अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने उठा के रखते हैं। तो अब सिलसिला ये है कि अब मैंने जो आज का खेल चुना है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है, हॉकी। पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग है 18th और पाकिस्तान की टीम अभी नेशन कप्स खेल के आई है साउथ अफ्रीका से। इससे पहले अजलान शाह हॉकी कप खेला था, उसमें तीसरा नंबर पाकिस्तान ने हासिल किया था और 11 साल के बाद अजलान शाह में पोडियम पर पाकिस्तान की टीम आने में कामयाब रही थी। लेकिन यहाँ नेशन कप्स में कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और कुछ खबरें आ रही हैं कि कोचेस का भी आपस में कोई इख्तिलाफ बढ़ के सामने आया, जिस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी बात की है मेरे ज़राए के मुताबिक। तो पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं सिगफ्राइड एक्मैन, उनसे आज हम बात का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक कोच जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं अयाज़ महमूद साहब, उनको इन्वाइट किया है हमने स्टूडियो में। एक्मैन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जवाब देंगे अयाज़ महमूद। तो एक्मैन से हम बात शुरू करते हैं। एक्मैन, सिगफ्राइड एक्मैन हॉलैंड से हैं। Thank you very much, Ekman. How important that tour was, and had Pakistan not participated in the tournament, what Well, could have this tour happened? was extremely important because if we would not be there, we would be banned for at least 2 years. We would have a huge fine and we would lose our standard, our position on the rankings, and it would be very difficult to come back. If you can't play hockey for 2 years, then how can Okay. you improve and grow? So I think it would kill Pakistan hockey. And not talking about what would go on in the press and the blaming, and it would be a mess.
So I'm very happy that we could go. Unfortunately, it was very late that we could go, but we could go. And if you look at it, we maintained our ranking. That is fantastic. You said you finally went there after a few hiccups. What were those problems? What were those hurdles? Well, it's that we have money. And simple, if you don't have money, you cannot do much. It starts with how we can prepare. We have 18 Kookaburra balls. We have little facilities. We miss a physio. We have to be careful with how we spend our money. So it makes it a little more difficult, but it's not a big excuse. The thing is that we want to perform, we practice, we work for it, and we like to match ourselves with other teams. And this tournament was also a high ranked tournament. The top 10 to top 18 were there. 8 teams ranked from 10 to 18. And that's for us unique. That means that we had to match ourselves with those teams. Then the second part is we had played in Aslan Shah with the Asian teams, but we didn't play Western teams. Western teams play differently, have a different structure, play differently, have different physique. So it's quite a different ball game. And to see how our young team would adapt was also interesting. And that are experiences which we hardly get. From Aslan Shah to the Nation Cup, you were at number 3 at Aslan Shah, but you were quite down in the Nations Cup. You know the position. What was the reason of this debacle, this slump in the, Firstly, in the the ranking? Nation Cup was a higher ranked tournament, stronger opponents. We were in a group with France, Ireland, and South Africa. South Africa and Ireland played the final. France won the 5th, 6th place. We won the 7th, 8th place. So I think that we were in a very strong group. And in that group, we are not hammered. We lost with 6-2 from South Africa, but if you look at the details, then you will see that we were equal in play. But they were more effective in goal scoring. Okay. And we had 11 goal scoring opportunities, they had the same. They had 6 penalty corners, we had 2. They had 51% of ball possession, we had 49. So if you were at the game, then you will see a team which is playing for it. We went in the final part, last quarter, we went to play all or nothing because we were down in numbers. Then you have to do something. And then in counter-attack, they outplayed us. So, what was the reason? The 3 reasons, if I ask you, what were the 3 reasons? Our inexperienced defense. We have difficulties in marking because when to mark close, when to mark zonal, when to how to play one-on-one defense. We work very hard to improve it, but in a real game it's different than in a practice. And there you saw that the tactical discipline to play, do your counter control well. I think that we lost the matches in our defense because defendingly we made too many blunders. Attackingly, we scored not enough goals. So the effectiveness of our attackers, although we scored 10 field goals in 5 matches, that is quite a lot. Still, we should have scored more and we created more opportunities. So it's a balance between the performance from our attackers in goal scoring and in our defenders in the ability to mark very well. And that is what we have to learn. You said 2 things about the problems with Pakistan. One is the defenders' problem, yes, all right, inexperienced side, all right. Recently, a few players have left the PHF, they resigned. Was that a problem to combine a team, to compose a team? I think players who resigned, they resigned, so that's their free choice.
But there are other players who were willing to play only later than when they were invited. So I think that we should come to a stage now that we will add them again to the group. And like in the Quran, you need to forgive as well. And you need to open your heart and make them back to the family. And then they need to fight together for who is the best. I think that the good thing is that we show that we have a group of young players, ambitious, willing to work hard, giving all they have. And the other players, if they want, they're welcome, but they have to be better than our players. So you will get a healthy competition. And that competition can help us to grow very fast. To any plan to take them back to the fold? I don't know, because in Pakistan there are many talks and many not talks. I don't know, many rumors. I know that the players want to come back. That I know. They sent message to me, they told me. And well, if I have the say, I would bring them back. You are not given the choice when they were going back? The selection is made by PHF. There's a selection committee. The staff is made by the PHF, and I was not involved. I got a list and I saw that I had a totally new staff, and I'm practical. I do my job, and I work and I do it to my best abilities. Ekman, you said you would not have any say in the selection of the team. Do you think the head coach should have the say in the selection as well? Well, in my contract, I asked to be responsible for the selection. So I think that is the case. I don't believe in selection committees because they have no clue about modern hockey. They don't know what we practice. They don't know what demands are for modern hockey. Example, look at the selection. I have only attackers and a few fullbacks, because the system in Pakistan is you have fullbacks, you have side halves, and then you have left in, left out, right in, right out, and a center forward, and you have center half. In the juniors they play like this, and until seniors. That's hockey from the years 80, my friends. That's 40 years ago you played like this. But that means there are no midfielders in Pakistan. Midfielders are connecting players. They transfer ball from one side to the others, from up to down. Those are players who are not dribbling, but their power is they pass. If you pass in Pakistan, you're not a good player because you don't dodge. So those players will not be selected. Their skills are not in the team. So I have, and by the way, the side halves, they like to attack too. And the fullback, if they get the ball, they hit the ball hard forward, or they play a long ball forward, and then job done. Counter control, 4 players, 5 players defending a counter attack, it's not there. So the specific needs are not there. And if you don't have it and you don't select, so they select many attacking players. But those players, they all take a risk. Dodge, lose the ball, counter against, we have a goal. So you're basically demanding the PHF to dismantle the selection committee and give you the charge. That's normal in hockey. Even in India, they don't do it anymore. But here, we keep doing it. And our legacy is dodge. You know, looking out. So we have stars in the past who used to dodge the ball quite frequently. Hassan Sardar, Islauddin, Wasim Firoz, Tahir Zaman. Well, the thing is that everybody, aage jao. That is the most heard word in the, and everybody. And why? Because we celebrate the Olympians from 40 years ago. They are our heroes. And we are watching those clips. I think we know every second from every match from those guys. But that's hockey which is not played anymore. It doesn't exist. But we keep telling, yes, this is, you said it yourself. Our style is attack, is dodging, is doing. So in the mind of people in Pakistan, you can only be a good player if you dodge, if you attack.
That's not what we need. Come to the point. I heard that some sort of a tiff between you and the coaching panel. How many coaches you have? First, tell me that. Well, at the moment I had only one in this last part. Before that, I had 3 assistant coaches. And I have a team manager who thinks that he is also an assistant coach. So then becomes 4. But that is, it's in person, but I have 1 assistant coach for this trip, and I had a team manager, and there was Ali Abbas who came as a media officer. I asked him to act as a video analyst because he was there and he could help, and he did a fantastic job. He understood it well, did the analysis, and he provided me with data which was very useful. Coaches and you had an argument after the Japan game. What happened there? Nothing much. It's not about what happened. We were disappointed we lost. We hoped to win that match. We really hoped. We lost, and we had a different opinion about cooling down, and that happened. It happens everywhere. So it's not a big deal. I would not elaborate too much on it, because things happen and we solve it and that's it. So I don't think that it's a big thing. Are you ready to go with the same coaching panel on another tour? That's another question. I think that, as I said before, I think that we need to have a coaching panel who works together based on similar ideas of hockey, and also on similar knowledge of hockey. And I think that we should rethink what we need. And that's something which it's not in my position to say what will happen, because I'm not selecting people. But I think that that is something we need to think. If you are given a chance to make your own team, would you go with the same people? If I make my own team, it will be a different team. That's it. Different team what? Why? Because I think that I gave the answer already. I think I would like to have some younger coaches who are more in modern hockey, and who are willing to learn and who wants to grow. And I have old Olympians, and old Olympians have their opinion and they are fixed. And opinions are mostly based on their experience as a player and the player they were in the past, and the hockey what was played in the past. And they grew up with it, they were celebrated in it, so it's their way of life. And there's no right or wrong in this, only I think that we have to move further. And since day one I'm here, I said, please celebrate our current national team players. Make them heroes. Make Pakistan know Umar Bhutta. Umar Bhutta is a fantastic captain, is a very good player, works hard, does many things. Unknown, because he's never interviewed, hardly interviewed. But who are interviewed? Who get most time in the media? Are the old Olympians. And it's always about their victories, their success. And I understand, because it was the glory time of Pakistan. But it was 40 years ago. The last World Cup was 1994, 30 years ago. And in between, nothing anymore. So respect for that, admiration for that, but life goes on. Live in now, in the era now. And look for people who are able to connect with players in this life. Because also the mentality of our players changed. What happened in that time, what was the culture in that time, is not the culture for the youth now. So you get also clashes and differences. So I think that it should be that staff and players should be part of
world in which they understand each other and they feel comfortable with each other because we have the same range. And that's also why I want a younger coach, because I'm also an old guy. So I need some younger people who understand and can connect. And that's, I think, that you get a mix which is a better mix to perform. थैंक यू वेरी मच सिक फ्राइड एकमन, आपने वक्त दिया। आप हॉलैंड जा चुके हैं, अब वापस आएंगे वो कह रहे थे, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का मसला है वो भी हल हो चुका है। लेकिन उन्होंने बहुत तो ज़्यादा बात की कि कोचिंग पाकिस्तान में जो कोचिंग पैनल है वो 90s या 80s के कोच हैं, वो 80s के प्लेयर्स हैं साबिक, तो वो वैसा ही खिलाड़ियों को भी खिलाते हैं। डॉजिंग बहुत ज़्यादा अभी भी वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉकी हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स और मॉडर्न हॉकी का उनको नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर उनको मौका दिया जाए टीम बनाने का तो ये कोचेज़ उनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इससे पहले आप सुन रहे थे सिक फ्राइड एकमन को। तफसील से उन्होंने बात की पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उससे वो मुतमईन ज़रूर थे, क्योंकि यंगर टीम उनके पास थी। उन्होंने कहा कि यंगर लॉट थी और एक ही टाइप के प्लेयर्स उनको दिए गए जो सिर्फ डिफेंस में स्ट्रॉन्ग थे, तो अटैक और डिफेंस का बैलेंस उनके पास नहीं था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो कोचेस उनके साथ थे, एक ही कोच थे उनके साथ और एक मैनेजर थे जो कम कोच भी थे, सईद खान साहब, वो उनके स्टाइल ऑफ प्ले से मुतमईन नहीं है या उनका माइंडसेट एकमैन के माइंडसेट से नहीं मिलता। उन्हीं कोचेस में से एक को मैंने बुला लिया आज, जो उन टीम के साथ भी नेशंस कप के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। अयाज़ महमूद साहब खुद बहुत बड़ा नाम है। अयाज़ महमूद साहब एक हॉकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल सबको याद है। वो ये उस टीम के रुकन थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने दी और आज पाकिस्तान की टीम के कोच भी रहे और उसके अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां इनके साथ थी। अयाज़ महमूद साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अयाज़ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया आसिफ साहब? नहीं, मैंने बुलाया क्या, मैं तो आपसे इससे पहले भी मिला था जब अजलान शाह में गए थे, तो उस वक्त भी आपका और उमर भुट्टा का हमने इंटरव्यू किया था। सिक फ्राइड एकमन से मैंने अभी इंटरव्यू किया है। उन्होंने ये कहा कि टीम की परफॉर्मेंस से वो इतने ज़्यादा खाइफ नहीं है क्योंकि टीम बड़ी यंग थी। टीम यंग थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, जब हम सुल्तान अजलान शाह की ही टीम थी, जो हम सुल्तान अजलान शाह पे 18 में से 10 लड़के जो हैं वो नए थे और वही टीम हम कैरी ऑन करके गए नेशन कप के लिए जो साउथ अफ्रीका में था। ये वही टीम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ये है कि फ्राइड एकमन जो है ये कहता है कि जी आपने डिफेंसिव हॉकी खेलनी है और जब ओपोनेंट गलती करे तब आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और आप जो है गोल करने की कोशिश करें। ये हमारा स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। आप अगले 100 साल लगे रहें इसी स्टाइल के ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप 2001 से इस स्टाइल पे खेल रहे हैं। 2001 से कौन से स्टाइल पे खेल रहे हैं? मॉडर्न स्टाइल पे। मॉडर्न स्टाइल और पाकिस्तान के स्टाइल या एशियन स्टाइल में सर हम लोग खेलते हैं 5 फॉरवर्ड्स के साथ, 3 डिफेंडर्स, फिर उसमें से हम अपने 2 इनर्स जो हैं पीछे लेकर आते हैं और हमारे 2 फुल बैक्स होते हैं। फुल बैक्स आप कह लें या उनको स्वीपर समझ लें आप, जो नई टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम उसी स्टाइल को हम मास्टर करें रादर देन कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड की हॉकी खेलना शुरू करें जो हम नहीं खेल सकते। क्या गोरा हमारे ज़माने में जो फॉरेनर है वो क्या हमारी हाइट का था? वो उस वक्त भी 6.5 फुट का था, आज भी वैसा ही है। हम आज भी 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच ज़्यादा से ज़्यादा। हम अपने गेम के मास्टर्स थे, हमारा फिज़िकल फिटनेस उनसे बेहतर था, तब हम जीतते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर लेता हूँ 25 अक्टूबर से, अगर जब हमने कैंप स्टार्ट किया है, फ्राइड एकमन जो है ये आया है 4 नवंबर को कैंप में इसने ज्वाइन किया है। तो मेरे 5-6 दिन जो हमें टोटल 6 दिन मिले थे ट्रेनिंग के, जिसके अंदर हमने मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस जो हैं तकरीबन 3-3 घंटे के हमने प्लस 3 घंटे एक महीने से ज़्यादा कैंप था ये तो। ये एकमन लेट आया था ना, मैं उसको कह रहा हूँ उसके ज्वाइन करने से पहले। उससे पहले तो आप ही उससे पहले मैं था, ठीक है। तो हमने जब हम वर्ल्ड चैंपियंस थे या ओलंपिक चैंपियंस थे तो यही हम ट्रेनिंग्स करते थे। हम अपनी बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। वो ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की। जब ये फ्राइड एकमन आया और इसने सुबह की ट्रेनिंग जो है देखी और इसने कहा कि जी ये तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है,
आप जो है ये पुरानी हॉकी के ज़माने की आप कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि यार अगर हम पुरानी हॉकी कर रहे थे या जीत रहे थे तो हम इसी जो हमारा फिजिकल फिटनेस है वो हम इस तरीके से हम करते थे, तो हम फिट थे और हम गोरे को इसी तरीके से हम काउंटर करते थे। तो उसने कहा कि नहीं, आज से आप 2 घंटे सुबह करेंगे और 2 घंटे शाम करेंगे। तो 2 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर जो है, 2 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर आधे घंटे का इसका लेक्चर है और तकरीबन 20-25 मिनट का इसका रेस्ट है। तो ट्रेनिंग सेशन कितना रह गया? 1 घंटा। 1 घंटा। तो 1 घंटे पे आप जाके जो है कि आप डिफरेंट टीम्स के साथ आप खेल के आप चैंपियन बन सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आप नहीं जीत सकते। तो ये तो इतना बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप लोग। वो उसने तो कह दिया कि वो इस टीम के साथ अब अगर उनको मौका दिया जाए तो वो काम नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ सर, मौका अगर आपने अपनी हॉकी को सीधा रखना है तो मेरा ख्याल है कि इनसे जान छुड़वा लें आप। फ्राइड एकमैन से आप बिल्कुल छुड़वा लें आप। PHF देखिए, बिल्कुल छुड़वा लें। आप मुझे बताएं, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, 8,500 यूरो आप दे सकते हैं? 8,500 यूरो, मुझे खैर कीमत का नहीं पता है। 8,500 यूरो पे आपने रखा हुआ है, आप दे सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, हम PHF से कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, अभी जो गए थे आप अपने खर्चे पर गए थे? नहीं, मैं अपने खर्चे पे नहीं गया था। जो फेडरेशन है, जो बोर्डिंग लॉजिंग है, टिकट है, वो फेडरेशन देती है। जो TADA है वो हमें मिलता है, लेकिन हम कोचिंग के पैसे नहीं लेते। अच्छा, आप भी नहीं लेते, मोहम्मद अली भी नहीं लेते, कोई इमरान भट्ट भी नहीं लेता? पाकिस्तान में कोई कोई भी नहीं प्लेयर, कोई ऐसा कोच नहीं है जो कहे कि जी मैं पैसे लेता हूं। मेरे ख्याल है शायद अगर किसी ने बात भी की होगी तो शायद वो ताहिर जमान होंगे, जिन्होंने शायद वो तो क्वालिफाइड हैं, बाहर काम करते हैं। वो तो बाहर शायद काम करते हैं सर, और वही मॉडर्न हॉकी। नहीं, ताहिर जमान आपने बात की, ताहिर जमान के साथ इनके ख्यालात मिलते हैं। ये ताहिर जमान को पसंद करते हैं, जो मेरी इनसे ऑफ कैमरा बात हुई। सर ये वो पूरा एक ग्रुप है जो मॉडर्न हॉकी को लेके चलता है। अगर मेरा ख्याल है आप साउथ अफ्रीका का ये इवेंट देख लें, नेशन कप, और इसके अगर आप फाइनल और सेमीफाइनल्स उठा के देख लें तो मेरा ख्याल है कि शायद ये जो एकमैन कह रहा है वो उसको काउंटर कर जाएगा। वो इतनी अटैकिंग हॉकी थी कि आप ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल उसके बरक्स है कि हम वेट करें कि हम डिफेंस करते रहें। हम स्टार्ट करेंगे हाफ कोर्ट के ऊपर। हाफ कोर्ट मींस कि आप सेंटर लाइन से पीछे रहेंगे और आप अटैक नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे कि उनका कोई फॉरवर्ड लाइन या उनका कोई डिफेंडर या उनका कोई मिडफील्डर कोई मिस्टेक करे और उसको हम काउंटर कर सकें। तो अगर 60 मिनट तक उसने मिस्टेक नहीं की तो हम वेट करते रहेंगे। ऐसी स्टाइल ऑफ, ये भी पूछा था उनसे कि हमारा स्टाइल ऑफ हॉकी यही रहा है। इस्लाउद्दीन को आप देखें, समीउल्लाह को देखें, हनीफ खान को देखें, और ताहिर, और जितने भी आप लेंगे, अटैकिंग हॉकी, डॉजिंग वगैरह तो हमारा खासा रहा ऑस्ट्रेलिया है। ने क्या अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं, किया? ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से अटैकिंग अटैकिंग रहा। अटैकिंग। अच्छा, आज वो हमसे ज्यादा अटैक करते हैं, हमसे ज्यादा अटैकिंग हॉकी खेलते हैं। वो तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर गोल करते हैं, 2-3 गोल 4 गोल करके, उसके बाद फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं और फिर उनको चांस मिलता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है, अगर हम उसी के अंदर डिफेंसिव हैं तो हम हो नहीं सकता कि आप मिस्टेक ना करें। ओपोनेंट आपके ऊपर जो है वो अटैक करता चला जा रहा है, आप कितनी देर डिफेंस करेंगे? तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एकमैन के साथ वो यही है कि वो कहता है कि नहीं जी, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल है ये चीज़ गलत है कि वो अगले कुल है और हम बेवकूफ़ हैं सारे। ये नहीं हो सकता। ये तो PHF को सोचना चाहिए ना। आप तो ये नहीं हो सकता। PHF से आपकी इस हवाले से बात हुई है या PHF ने आपको अप्रोच किया है? जी, PHF से बात हुई है। मैं ब्रिगेडियर साहब को भी कह चुका हूँ और मेरे ख्याल है हैदर को भी ऑन एंड ऑफ हम बताते रहे कि इस स्टाइल ऑफ प्ले पे तो आप जितना मर्जी आप खेल लें, आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे। आप लोग काम करने को तैयार हैं आगे टूर्नामेंट में, अगर आपको इनके साथ ही टीम बनाई जाती है कोचिंग की? मेरा ख्याल है नहीं सर, ये एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। हम अटैकिंग हॉकी खेलना चाहते हैं, ये डिफेंसिव हॉकी खेलना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है आप डिफेंसिव हॉकी, आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें, 2001 से अभी तक आपने जितनी हॉकी खेली, आप हमेशा सेकंड लास्ट ही आए हैं। इस कोच के साथ होते हुए भी आप सेकंड लास्ट आए हैं। ये तो अब 11 साल के बाद हमने जब उसके ऊपर शोर डाला, हंगामा किया कि आप कौन सी हॉकी खिला रहे हैं हमें यार, ये हमारा स्टाइल ऑफ प्ले है ही नहीं। आप अटैकिंग हॉकी खेलें, लेट दी अदर टीम मेक अ मिस्टेक ना, व्हाई शुड दे वेट कि वी शुड मेक अ मिस्टेक? सही बात है। अच्छा अजलान, थोड़ा सा गेम प्ले पे बात करते हैं, उसके बाद मैं इस पर भी आऊँगा। अजलान शाह, हॉकी कप में आप तीसरे नंबर पे आए जी। नेशंस कप में आप बॉटम से दूसरे नंबर पे आए जी शायद। बिल्कुल।
तो ये एक तो टीम्स डिफरेंस थी, बिल्कुल। यूरोपियन टीम अजलान शाह में नहीं थी, एक तो ये फ़र्क है, बाकी हमारी टीम यंग थी, ये भी फ़र्क है। बाकी और कुछ फ़र्क आपको नज़र आया, क्यों हारे आप? सर देखिए, या तो कुछ सीखा हो आपने वहाँ से? नहीं देखिए, सीखा तो हमने बहुत कुछ है। हमने तो यही सीखा है कि अटैकिंग हॉकी इज द बेस्ट। वो तो आपका कोच नहीं मानता ना, हेड कोच नहीं मानता, क्या करें? देखिए, जो टीम जीती है, जो नंबर 2 आई है, नंबर 3 आई है, उन्होंने कौन सी हॉकी खेली है? यही हॉकी खेली है जो हम बात कर रहे हैं। ये कहता है कि आप वेट करें। सर 60 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं, 15 मिनट आपको पता भी नहीं लगता। एक फर्स्ट क्वार्टर ऐसे गुजरता है, सेकंड क्वार्टर ऐसे गुजरता है। अब पता लगा आप 2 क्वार्टर्स आप हाफ प्रेस पे खेले, आप पे गोल हो गया। अब जो आखिरी 2 क्वार्टर्स हैं वो हम उतारने पे लगा दें, तो हम पहले क्वार्टर के अंदर, दूसरे क्वार्टर में हम क्यों ना गोल कर लें? लेकिन ये तो माइंडसेट की बात है। चलें, खैर अब आगे कोई असाइनमेंट है पाकिस्तान हॉकी टीम का अनकरीब? तो देखिए, असाइनमेंट, आपने एशियन गेम्स खेलने जाना है। अगर एशियन गेम्स आप खेलते हैं अक्टूबर में, शायद जी, अगस्त में जाना है। अगस्त में है जी। हाँ, अगस्त। अगर आप एशियन गेम्स के फाइनल्स में आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर द ओलंपिक्स। ठीक है। ठीक है, अब हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए एशियन गेम्स फाइनल। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन जो है आपकी अभी होनी चाहिए, स्टार्ट हो जानी। जनवरी फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिसमें आपको यूरोप टूर हो, आपका एशिया का टूर हो, आपके जो आप जिनके साथ आपने मैचेस खेलने हैं उनके साथ आपकी टेस्ट सीरीज हो। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आसिफ, जिसको आप अगर इन लड़कों के साथ या पुराने लड़के अगर आप रिकॉल करते हैं, रिकॉल में भी मैं कहूँगा कि पहले, सबसे पहले तो उन लड़कों ने, जिन लड़कों ने ऑप्ट किया था कि उनके लिए लीग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है, हमारे लिए, हम उनको चाहेंगे कि वो ज़रूर आएँ, लेकिन पहले अपने आप को क्लियर करें फेडरेशन के साथ, कि फेडरेशन को जब उन्होंने कहा था कि जी वी वुड पार्टिसिपेट इन दी लीग रादर देन गोइंग फॉर दीज 2 टूर्नामेंट्स। पैसे मिलते हैं ना सर, पैसे मिलते हैं, मेरा ख्याल है ठीक है। आसिफ, जो पाकिस्तान हॉकी का हाल है उसके हिसाब से तो ठीक है। आसिफ उमर देखिए, भुट्टा को मैंने अभी चंद दिनों पहले कराची में कैंप था, मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा है मैंने, हॉकी क्लब से निकल के गया। नहीं, लाहौर में उनके पास गाड़ी है। मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं, देखा। लाहौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेजिडेंट्स के लाहौर के हैं, लाहौर और बहादुरपुर के हैं, तो वहाँ पर उनके पास गाड़ी है। यहाँ पे आजकल दुनिया बाइकिया पे फिर रही है। अच्छा, खैर आप बता रहे थे उन लड़कों को वापस लाने का आपके पास कुछ मेरा और ख्याल- प्लान है। उनको एकमैन का कहना है कि ले लूंगा मैं उनको वापस, अगर उनको चॉइस दी जाए। नहीं, ये एकमैन जो ले लेंगे, पहले तो एकमैन का खुद डिसाइड होना चाहिए कि उसने रहना है कि नहीं रहना। मतलब उनका भी ऐसी बात चल रही है? सर मेरा ख्याल है कि अगर आपने उसको रखना है तो आपके यहाँ बहुत से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे। या जब उसने खेलनी डिफेंसिव हॉकी है तो फिर उनका प्लान तो है 2026 वर्ल्ड कप। 2026 किसने देखा सिर्फ? सही बात है। 2026 किसने देखा? अभी तो एशियन गेम्स की बात करें। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं, मजीद बात करेंगे हम। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान हॉकी कैसे ठीक होगी? अयाज महमूद साहब मेरे साथ बैठे हैं, उनसे पूछ लेता हूँ कि इसको समेटे कैसे, इस सूरत हाल को ठीक कैसे करें। आपकी जो टीम है नहीं, ओलंपियंस तो तितर बितर ही हैं। आप हैं हॉकी के साथ, हनीफ खान साहब हैं, समीउल्लाह साहब अपना हिसाब उनका अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। तो ये माइंडसेट भी तो डिफरेंट है ना ओलंपियंस में ही हमारे। देखिए आसिफ भाई, मैं आपको बताऊँ, आप मुझे लें या किसी और को ले लें, हमारा स्टाइल ऑफ प्ले इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ प्ले। ठीक है, उसको मास्टर करने की ज़रूरत है। हम आपको शायद, मेरे ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में हमेशा मैं कहता रहा कि हमारा फिटनेस इश्यूज़ हैं। ठीक है, इस टूर्नामेंट में भी हमारे फिटनेस इश्यूज समझ आए। ठीक है, एकमैन से यही बात होती रही कि जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कराई तो आपने मना करवा दिया कि आपने सिर्फ 2 घंटे करनी है। 2 घंटे पे से मतलब आधे घंटे का इनका लेक्चर है और 15 से 20 मिनट का इनका रेस्ट टाइम है। तो 1 घंटा 10 मिनट में आप क्या वर्ल्ड चैंपियंस बना सकते हैं? नहीं। फिर 2026 का टारगेट बिल्कुल ठीक है। देखें, एक है लॉन्ग टर्म प्लान, एक है शॉर्ट टर्म प्लान। हम चल रहे हैं शॉर्ट टर्म प्लान पे कि आपको रिजल्ट चाहिए। आपके पास स्पॉन्सर कोई नहीं आ रहा। स्पॉन्सर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सर उसी वक्त आएगा जब आप रिजल्ट देना शुरू करेंगे। हमारा पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि हमारे पास कोचेस वो होने चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हम बात रिजल्ट की कर रहे हैं। अगर आपने प्लान देना है तो मैं भी आपको 2030 एशियन गेम्स का प्लान आप दें। आपसे पीएचएफ ने पूछा एशियन गेम्स में क्या प्लान होगा, क्या प्लानिंग से हम तैयारी करें? सर, एशियन गेम्स में आपके पास आपका कैंप जो है वो जनवरी या मैक्सिमम फरवरी 1 तक लग जाना चाहिए।
ठीक है। जिसके अंदर आपके टूर्स हों, एक फॉरेन टूर हो, ठीक है, एक यूरोप का टूर हो और एक वो टूर हो जो आपने मलेशिया, जापान, अपना जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर हैं या एशिया में जो आपके प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं, आप उनके साथ खेलें कि अब बच्चों के पास एक्सपीरियंस तो आए। आपको पता है जो आप 10 लड़के लेकर गए थे अजलान शाह में, पहले दफ़ा तो वो बेचारे एक इंटरनेशनल इवेंट का मैच खेल रहे थे, कोई टेस्ट मैच नहीं था, कुछ नहीं था, उसके अंदर भी उन बच्चों ने प्रेशर में रहते हुए उन्होंने परफॉर्म किए, ठीक है। हाँ, जब हम साउथ अफ्रीका गए हैं तो साउथ अफ्रीका में अगर आप पूछते हैं तो साउथ अफ्रीका 27 घंटे की फ्लाइट करके बच्चे पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से जोहानिसबर्ग से सीधा ग्राउंड पे आए हैं, मैच खेला है उन्होंने ओह, कोरिया के साथ। ये मसाइल तो हमारी हॉकी के हैं। ठीक है, उतरते के साथ बेचारे बस से सीधा ग्राउंड पे उतरे, हमने वहां पे मैच खेला है, उसके बाद अगले दिन हमने ट्रेनिंग की है, उसके बाद फिर अगले दिन 2 दिन हमारे फिर कंसेक्यूटिव मैचेस थे। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं कि आप कोरिया, जापान, आयरलैंड, ये सारी टीमें एक एक हफ्ता 10-10 दिन पहले वहाँ पे एक्लामेटाइजेशन के लिए पहुंची हुई थी। वी वर द लास्ट पीपल। और हम, आपको पता है कि 2 ग्रुप्स में गए हैं, सही है। एक हम 23 तारीख को एक ग्रुप गया है, एक गया है 25 तारीख को ग्रुप, जो 26 को पहुंचे और 26 को पहुंचने के साथ उन्होंने हमारे साथ मिलके हमने एक मैच खेला है कोरिया के साथ, फ्रेंडली मैच खेला है। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता आसिफ। और जो आपके मसाइल हैं पैसे जमा करने के, वो भी मसला है। अब आपने अगर फॉरेन टूर कोई अरेंज किया, लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आपको तो लास्ट मिनट पे पता चलता है, जैसे इस टूर पे पता चला था। सर हमें तो पता ही नहीं था कि हम जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो मसला है। दोपहर को 3 बजे पता लगा कि शाम के रात के 11 बजे जो है वो हमारी फ्लाइट है। तो ये मसले मसाइल तो हैं हमारे, जिसको हमने कलेक्टिवली, मैं कहता हूँ, देखें, हम अलग अलग होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हम एक होंगे तो तब जाकर आपके पास जो है फंड्स भी आने शुरू होंगे। गवर्नमेंट आपको फंड दे नहीं रही, स्पॉन्सर आपके पास नहीं है, स्पॉन्सर आपको प्रॉपर एक स्पॉन्सर जिसको आप प्रेजेंटेशन दे, आप बताएं कि जी पूरे साल का मेरा ये स्केड्यूल है, तब आप जाकर जो है अपने हॉकी को आप दुरुस्त कर सकेंगे। आप 10 दफ़ा देंगे, वो आपको हो सकता है 10 दफ़ा आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे, हो सकता है उसमें से वो कहेंगे जी हमें ये 10 की 10 समझ नहीं आई, आप एक और बना कर लाएं, हमारे मतलब की बना कर लाएं, क्योंकि स्पॉन्सर तो कहेगा कि मुझे क्या माइलेज मिल रहा है। हाँ, क्या माइलेज मिलेगा, मुझे क्या माइलेज मिलेगा। मॉडर्न हॉकी का एक हिस्सा ये भी है कि स्पॉन्सरशिप सर की आजकल तो सबसे presentation आपने मेन हिस्सा ही बनानी है। यही है, मॉडर्न हॉकी का मेन हिस्सा ही यही है। बाकी तो हॉकी तो हॉकी है। हॉकी तो ग्राउंड पे बच्चे खेल ही रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, मॉडर्न हॉकी में कुछ डिफरेंस है क्या, मॉडर्न हॉकी और सर वही 36 old इंच की हॉकी है, वही वेट बस है। वेट, वो ग्राउंड बड़ा हो गया, 100 गज का हो गया। हाँ, नो ऑफ साइड की वजह से, लेकिन आपको जब रूल्स चेंज होते हैं, आसिफ के हमारे ज़माने में रूल्स चेंज नहीं होते थे, आपको अडेप्ट करने पड़ते हैं। रूल्स चेंज हुए, आपको अडेप्ट करने पड़ते हैं। हाँ, आपका जो सबसे मेन इशू है पाकिस्तान हॉकी का, जो हमें अफेक्ट कर रहा है, वो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट नहीं करता। डोमेस्टिक कराची की हद तक तो हमने थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन सर देखें, पंजाब का मुझे नहीं पता। देखें आसिफ, एक है क्वालिटी हॉकी और एक है हॉकी कराना, कि मैंने हॉकी करा दी। फर्क है। अगर आपने क्वालिटी हॉकी करानी है तो फिर उसके लिए आपको पूरा बाकायदा आपके पास वो प्लेयर्स होने चाहिए, वो कोचेस होने चाहिए। और मैं तो खैर कुछ और ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी बात चले, करूं। आखिरी सवाल आपसे, एकमैन की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी की जरूरत नहीं है हॉकी में। मेरा तो ख्याल है इस कोच की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपनी पाकिस्तान हॉकी बचानी है तो। मतलब दो टोक आपके खुल के कह सकते हैं, पीएचएफ के सामने भी आप मैं पैसे नहीं लेता फेडरेशन से, ना सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। आपने मुझे सच बोलने के लिए बुलाया है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। और ये आपका मौकफ है या तमाम कोचेस का मुतफिक का मौकफ है? सर मैं कहता हूँ, आप देखें, आपने कोच अगर आपने ट्रेन करने हैं, आप अपने कोचेस बाहर भेजें, उनको आप ट्रेन करें, उनको लेकर आएँ, वो आकर अपने बच्चों को समझाएं। देखें, लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे, पहले एकमैन समझाएगा, 18 लड़कों में से 12 को समझ आई, 8 के लिए फिर इंटरप्रेटर चाहिए आपको, फिर वो समझाएगा। वहीं पे ही आपका फ़र्क आ जाता है कि जो समझाने वाला है, क्या उसने वो चीज़ समझाई जो कोच ने बताई, या कहीं बीच में अल्फाज में कहीं फ़र्क आ गया। दो तो कोचेज हैं आपके जो लोकल ही हैं, वो बाहर ट्रेन कर रहे हैं, एक सलमान अकबर है, एक ताहिर जमान है, तो इन्हीं से बात करके इन्हीं को बुला लें। बुला लें सर, क्यों नहीं बुलाएंगे, वो आप पैसे देंगे उनको, आपके पास पैसे हैं। वो तो कम लेंगे ना पैसे, या वो आपकी तरह जैसे ये तो काम आप कह करें रहे ना करें हैं, मुझे नहीं ये तो पता। आप कह रहे हैं।
वो तो जब आप उनसे बात करेंगे तो पता लगेगा। कुछ लेकिन बात- फिर है कि आप देखें, मेरा ख्याल है, अगर आप मेरे से सीधी बात पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप रादर देन के हॉलैंड के किसी कोच वोच को बुलाएं, इससे बेहतर है आप ऑस्ट्रेलियन कोच को बुलाएं जो आपके स्टाइल को मैच करता है। अटैकिंग स्टाइल, आपका आपका जोर जो है अटैक पे है, अटैकिंग सर स्टाइल ऑफ देखिए, हॉकी। एक 5.5 आउंस की बॉल है, जब तक वो गोल के अंदर नहीं जाएगी एम्पायर विसल बजाएगा। नो, तो जब आप उसकी ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे तो गोल किसने करना है? आपने आके करना है गोल या मैं करूंगा गोल? एहाज भाई आपसे बात और भी करते, लेकिन हमने हॉकी का ये मसला समेटना है, इसलिए मैंने पहले एकमन से बात की। एकमन के मसाइल जो उनकी शिकायत थी वो अयाज महमूद साहब के सामने रखी। अब ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोर्ट में है बॉल कि वो क्या करती है। एकमन इस वक्त तो खैर हॉलैंड में है जहाँ वो रहते हैं, जो उनका घर है। अब वहाँ से फिर वो आएंगे कि नहीं आएंगे, अयाज भाई का कहना है कि शायद ना आए। लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है, आप फैसला कीजिए कि क्या पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतर है। मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।